अमेरिका, Iran is a disgrace. जापान Shall never surrender. और वर्ल्ड वॉर 2। 7 दिसंबर 1941 की सुबह अचानक एक सायरन बजा और देखते ही देखते अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर पर गोया के क़यामत ही टूट पड़ी। एक ऐसा जोरदार और तबाहकुन अटैक कि जिसकी खबर ना अमेरिका को थी और ना ही किसी और ने इसका तस्वुर किया था। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को जापान पर न्यूक्लियर वेपन यूज करनी पड़ी। दरअसल हमारी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का जो आगाज़ है वो 1941 से शुरू होता है कि जब अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, वही चाइना कि आज जिसके खिलाफ अमेरिका खुलकर बात करता है। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी जंग अजीम को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक जानिब जर्मनी और फ्रांस और दूसरी जानिब इटली, ब्रिटेन और नेदरलैंड थे। अमेरिका का इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही वो इसमें शामिल होना चाहता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 पहली जंग अजीम के अंदर जो नुकसानात हुए उन नुकसानात के पेश नज़र अमेरिका यूरोप और एशिया के अंदर होने वाली तमाम जंगों से खुद को दूर रखना चाहता था। लेकिन एक ऐसा मुल्क था जिसने अमेरिका को बड़ा ही बेचैन और बड़ा ही सताया हुआ था और वो था जापान। नाजरीन, जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम थी, जिनको हासिल करने के लिए वो अपने आस पड़ोस के ममालिक पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड्स को कंप्लीट कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान काबिज हो चुका था। इसके अलावा पैसिफिक ओशन में मौजूद इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन पर भी जापान की नज़र थी। बट इशू ये था कि इंडोनेशिया नेदरलैंड की कॉलोनी थी और मलेशिया ब्रिटिश कॉलोनी थी और फिलिपाइन न्यूट्रल रहने वाले अमेरिका की कॉलोनी थी। और इन कंट्रीज़ को जापान का दूसरे ममालिक पर यूँ धड़ाधड़ कब्जा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इन तमाम के पीछे जर्मनी के लीडर हिटलर का हाथ है, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका का खुला दुश्मन है। खैर, अमेरिका ने जापान की इन हरकतों को देखकर जुलाई 1942 के अंदर जापान को ऑयल देना बंद कर दिया। जापान के पास अपना ज़ाती ऑयल तो था नहीं, वो 80% ऑयल अमेरिका से प्रोवाइड करता था। अब अमेरिका ने जापान पर ऑयल की पाबंदी लगाने के बाद उसके सामने ये कंडीशन रखी कि वो जब तक चाइना से अपनी फोर्स को नहीं बुलाएगा, अपना कब्ज़ा नहीं उठाएगा, तब तक उसे ऑयल फराहम नहीं किया जाएगा। अब जापान के लिए ये एक निहायत ही मुश्किल फ़ैसला था, क्योंकि जापान अगर अपनी फोर्सेस को, अपने कब्ज़े को चाइना से उठा लेता तो सारी दुनिया ये समझती कि जर्मनी के लीडर हिटलर की सपोर्ट के बावजूद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। और दूसरी जानिब बड़ी तेज़ी से ऑयल भी ख़त्म हो रहा था, जिसकी वजह से वैसे भी जापान का होल्ड कमज़ोर पड़ जाना था। इसलिए जापान ने ये फ़ैसला किया कि वो चाइना से अपनी फोर्स को वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने सीक्रेट प्लान बनाया कि वो ऑयल हासिल करने के लिए इंडोनेशिया पर अटैक करेगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडोनेशिया नेदरलैंड की कॉलोनी है और वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि पहले फिलिपाइन पर काबिज हुआ जाए। और जापान इस बात को बखूबी जानता था कि अगर उसने इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए फिलिपाइन पर अटैक करने की कोशिश की तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी और उसका अंजाम जापान बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसलिए जापान के लीडर ने ये फैसला किया कि वो टारगेट बनाएगा अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर को और उस पूरी बेस को ही उड़ा डालेगा और फिर आसानी के साथ फिलिपाइन पर काबिज हो जाएगा। अब जापान ने हमले की तैयारियां करना शुरू कर दी, जिसमें जापान के पास 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉय और हैरत अंगेज तौर पर 414 बम्बर एयरक्राफ्ट थे। अगर इसके मुकाबले में पैसिफिक ओशन में मौजूद
पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन की फोर्सेस का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो जापान के इस हमले को नाकाम बनाने के लिए बेतहाशा थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि उन्हें पहले से इंफॉर्मेशन हासिल हो। लेकिन जापान इस तमाम मामले को बिल्कुल सीक्रेट रखना चाहता था ताकि किसी को भी इस हमले की खबर न हो। 8000 किलोमीटर का सफ़र तय करके जापान की फोर्सेस अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर से तकरीबन 370 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुकी थी, और ये वही पॉइंट था जहां से जापान ने अपने बम्बर एयरक्राफ्ट को 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर टेक ऑफ करवाना था। जापान ने अपने बम्बर एयरक्राफ्ट को 2 ग्रुप्स में तकसीम करके टेक ऑफ करवा दिया, और 7 दिसंबर 1941 की सुबह 7:57 पर अमेरिका की नेवल बेस पर जापानीज बम्बर क्राफ्ट के पहले ग्रुप ने अटैक कर दिया। अमेरिकन फोर्सेस जो कि इस हमले से, इस अटैक से बिल्कुल लाइल्म थे, गोया कि उन पर क़यामत ही टूट पड़ी। एक ऐसा ज़ोरदार और तबाहकुन अटैक 45 मिनट तक जापानीज एयरक्राफ्ट बमबारी करते रहे और फिर अचानक गायब हो गए। कुछ देर के लिए यूँ महसूस हुआ कि शायद हमला ख़त्म हो चुका है, लेकिन ठीक 10 मिनट बाद जापान का बम्बर एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बची खुची बेस को भी उड़ा डाला। नाजरीन, जापान अपना ये हमला कर वापस तो चला गया, लेकिन वो अमेरिका को भी वर्ल्ड वार 2 के अंदर धकेल चुका था, जिसके अंदर अमेरिका शामिल नहीं होना चाहता था। अब हमले के अगले ही दिन अमेरिका ने जापान को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। पहले 3 माह तो अमेरिका को अपनी नेवल बेस पर्ल हार्बर पर जो नुकसानात हुए थे उनको रिस्टोर करने में लग गए, और ठीक 4 महीने बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही अटैक किया, वैसे ही हमला किया जैसे जापान ने अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर पर किया था। ये अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में होने वाला पहला हमला तो था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने बस नहीं की, बल्कि अगले 4 साल तक अमेरिका की और जापान की शदीद लड़ाई चलती रही, जिसमें अमेरिका का पलड़ा हर तरह से भारी था और जापान अब बहुत कमज़ोर पड़ चुका था, लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। और बिल आखिर 1945 को अमेरिका ने अपना आखिरी फैसला करने का इरादा कर ही लिया। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के शहर हिरोशिमा पर एक बोइंग B-29 एयरक्राफ्ट देखा गया, जिसमें 4400 केजी के वज़न पर मुश्तमिल एक न्यूक्लियर बॉम्ब जापान के शहर हिरोशिमा पर दे मारा, और देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर मिट्टी में मिल गया, निस्तो नाबूद हो गया। जापान के मिलिट्री ऑफिसर के पांव तले गोया ज़मीन ही निकल गई। अभी वो कोई और फैसला लेते, ठीक 3 दिन बाद जापान के एक और शहर नागासाकी पर भी अमेरिका ने एक और न्यूक्लियर बॉम्ब दे मारा, और वो शहर भी मिट्टी में मिल गया, रेजा रेजा हो गया। इन तमाम नुकसानात की ताब ना लाते हुए जापान ने अमेरिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया, और यूँ वर्ल्ड वार 2 भी अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट के अंदर अपने तसव्वुरात भी लाजमी बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।